चलिए अब बात करेंगे साल के आखिरी चंद्र ग्रहण की। चंद्र ग्रहण आज है और अब 2025 तक चंद्र ग्रहण नहीं होने वाला है। और ऐसे में आज का ये चंद्र ग्रहण बहुत खास भी है क्योंकि साल 2022 का ये आखिरी चंद्र ग्रहण है। इस बार ये ग्रहण क्यों खास है, इसे लेकर काफी जिज्ञासा लोगों के मन में है। ग्रहण एक महत्वपूर्ण खगोलीय घटना है, विज्ञान भी इसकी पुष्टि करता है। पौराणिक ग्रंथों में ग्रहण को लेकर कई कथाएं भी हैं। तो कथाएं क्या है, किस राशि पर क्या इम्पैक्ट होगा, किस तरीके से किन बातों का आपको ध्यान रखना है इस ग्रहण के दौरान, उन तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। क्योंकि बेहद खास पैनल इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी आपको मुखातिब कराएंगे, उनसे भी जानेंगे कि आज का जो ये चंद्र ग्रहण है क्यों खास है। 15 दिन के अंतराल में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों हैं, तो क्या बातें हैं जिनका खास तौर पर ध्यान रखना होगा, कौन सी राशि पर कितना इम्पैक्ट इसका, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट, क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट, और इसी को लेकर ये तमाम जानकारी हम आपके साथ साझा करेंगे। ये भी बताएंगे कि पूरी दुनिया में कहाँ कहाँ चंद्र ग्रहण दिखने वाला है, कहाँ पर इसका इम्पैक्ट कितना ज़्यादा होने वाला है, कितने समय तक ये चंद्र ग्रहण रहने वाला है। और भारत की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी चंद्र ग्रहण होगा, यहाँ पर भी चंद्र ग्रहण दृश्यमान होगा। यही वजह कि यहाँ पर सूतक का इम्पैक्ट भी आपको नजर आएगा। सूतक का खास तौर पर ध्यान रखना होगा, जो परहेज आपको करने हैं वो करने होंगे, क्योंकि कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो सुबह 6:45 से चंद्र ग्रहण का सूतक, तो वहीं प्रदेश में दोपहर 2:39 पर शुरू होगा चंद्र ग्रहण, जो शाम 6:19 तक रहेगा। 3 घंटे 40 मिनट रहेगी ग्रहण अवधि, तो वहीं 1 घंटा 26 मिनट रहेगी ग्रहण की खग्रास अवधि। जयपुर में ग्रहण सिर्फ 42 मिनट के लिए रहेगा। कुछ राशियों पर पड़ेगा इसका बुरा प्रभाव। ज्योतिषियों के अनुसार मेष, वृष, सिंह, कन्या, तुला, धनु, मकर, मीन राशि के जातकों पर इसका बुरा असर पड़ेगा। तो वहीं राजस्थान में चंद्र ग्रहण जयपुर में 5:37 से 42 मिनट, तो वहीं अजमेर में 5:43 से 36 मिनट, तो वहीं अलवर में 5:32 से 47 मिनट, उदयपुर में 5:49 से 30 मिनट तक, तो वहीं सीकर में 5:38 से 41 मिनट, कोटा में 5:40 से 39 मिनट के लिए, चूरू में 5:38 से 41 मिनट के लिए, तो वहीं जोधपुर में 5:49 से 30 मिनट के लिए, बीकानेर में 5:45 से 34 मिनट के लिए ये चंद्र ग्रहण रहने वाला है। कई जगह दीपदान किया जा रहा है। दीपदान का बहुत ज़्यादा विशेष महत्व होता है। यही वजह कि आज जितने भी श्रद्धालु हैं, आम लोग हैं, वो तमाम एहतियात को भी बरत रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर जो परहेज योग्य चीज़ें हैं उनको भी निभा रहे हैं, क्योंकि पौराणिक ग्रंथों में भी इसका जिक्र है। साइंस भी इसे मानती है कि चंद्र ग्रहण अपने आप में एक बड़ा इम्पैक्ट रखता है। और जो सूतक काल के दौरान कहा जाता है कि आपको कोई भी खाद्य पदार्थ इस दौरान नहीं खाना चाहिए, तो उसके पीछे भी एक बड़ा लॉजिक है, क्योंकि कहा जाता है कि जब चंद्र ग्रहण होता है, सूतक जब लगा हुआ होता है, तब आपकी पाचन क्षमता शिथिल हो जाती है। और यही वजह कि इस दौरान खाने पीने की चीज़ों से बचना चाहिए और बाहर नहीं जाना चाहिए। ये कहा जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इंडोर इस दौरान रहें, क्योंकि कुछ नेगेटिव और हार्मफुल रेज होती है जिनका इम्पैक्ट आप पर रहेगा। तो ये तमाम चीज़ें हैं, तमाम पहलू हैं जिनको लेकर के चंद्र ग्रहण बेहद खास हो गया है। और देखिए, साल का आखिरी और दूसरा चंद्र ग्रहण ये है, तो ऐसे में इसका प्रभाव किस राशि पर कितना ज़्यादा होगा, कौन सी राशि पर कितना नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा, कौन सी राशि पर कैसा इसका प्रभाव रहेगा, ये तमाम जानकारी भी हम आपके साथ साझा करेंगे, क्योंकि बेहद दुर्लभ ये संयोग है। और इस बार का चंद्र ग्रहण क्यों खास है, क्या इसकी विशेषता है, ये जानकारी भी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो चंद्र ग्रहण आज लग रहा है, तो साल का अंतिम चंद्र ग्रहण ये है। तो बेहद खास पैनल इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे चंद्र ग्रहण को लेकर चर्चा भी करेंगे और जानेंगे भी कि क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और किन बातों का खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है संचिता जी, टैरो कार्ड रीडर आप हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो वहीं अनुपम जौली जी हमारे साथ हैं, अंक ज्योतिष आप हैं, और पंडित घनश्याम शर्मा जी ज्योतिषाचार्य हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। नमस्कार। सबसे पहले शुरुआत संचिता जी आप ही से करते हुए, टैरो कार्ड रीडर्स इस चंद्र ग्रहण को खास क्यों मान रहे हैं?
जी बिल्कुल, जो टैरो कार्ड रीडिंग की अगर हम बात करते हैं तो आज का जो चंद्र ग्रहण है, जो कि ग्रहण के वक्त थोड़ा लाल सा दिखाई देता है, इसको हम ब्लड मून भी कहते हैं। और जो ये ब्लड मून होता है, इसका जो असर है कुछ राशियों पे बहुत पॉजिटिव भी पड़ेगा, कुछ पे नेगेटिव भी काफ़ी पड़ने वाला है। और जो आज का जो ग्रहण है वो बहुत ही ख़ास है क्योंकि ये आखिरी ग्रहण है। तो जो भी हम कहते हैं, जितनी भी नेगेटिविटी है, जो कुछ भी है, इस ग्रहण के साथ नष्ट हो जाएगी। और आने वाला समय जो है इस ग्रहण के बाद वो परिवर्तन लेकर आएगा हमारी ज़िंदगी में। साथ ही साथ मैं बोलूँगी, जैसे लाल रंग की बात होती है, तो आज का जो दिन है उसके दिन आज आपको लाल रंग नहीं पहनना चाहिए क्योंकि ग्रहण का जो समय है उसमें रेड मून, ब्लड मून की जैसे मैंने आपको बात करी, तो लाल रंग जो है ख़ास तौर पे आपको अवॉइड करना चाहिए। और आज का जो ग्रहण है उससे थोड़ा सा जो रेज़ है, जैसे मैंने कहा नेगेटिविटी जो है नष्ट होने वाली है, जो भी बुराई है वो ख़त्म होने वाली है इस ग्रहण से। तो उस समय आपको थोड़ा सा प्रिकॉशन रखना है, कोशिश करें घर से ना निकले, कोशिश करनी चाहिए, घर से नहीं निकलना चाहिए। तो वहीं घनश्याम जी, आपसे भी समझना चाहेंगे क्योंकि इस बार जो 15 दिन का अंतराल आया है तो कई लोग कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव इसका इम्पैक्ट रहेगा। किस तरीके से आप इस पूरे चंद्र ग्रहण को देखते हैं? हाँ, नमस्कार। देव दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज कार्तिक शुक्ल पक्ष पूर्णिमा रहेगी। आज चंद्र ग्रहण भी 2022 का अंतिम साल का चंद्र ग्रहण रहेगा। आज का चंद्र ग्रहण भी बहुत विशेष महत्व रखता है। आज जो चंद्र ग्रहण हो रहा है पूरे ब्रह्मांडीय खगोलीय घटना के अनुसार, भारतीय समय के अनुसार 2:39 से शुरू होकर के शाम को 6:19 तक यह चंद्र ग्रहण रहने वाला है। जयपुर की बात करें तो जयपुर में चंद्र ग्रहण 5:37 से लेकर के 6:19 तक रहेगा। इस ग्रहण काल के अंदर सभी जनों को, सभी भक्तगणों को ध्यान, पूजा पाठ, मानसिक जप, मेडिटेशन करना अनिवार्य है क्योंकि इसमें किया गया जप, पूजा पाठ, दान, व्रत करोड़ों गुना फल देता है। आज का जो चंद्र ग्रहण है पूरे ब्रह्मांड में ऐसी स्थिति उत्पन्न करेगा क्योंकि चंद्रमा मनसो जातक, चंद्रमा मन का राजा है। इसलिए चंद्रमा मन का राजा है तो ये मन की प्रभावित करेगा। समुद्र में उबाल आता रहता है। पूरे खगोलीय घटना में ऐसी अद्भुत घटना होती है जो चंद्रमा पर विशेष डिपेंड करती है। जिन व्यक्तियों की जन्म पत्री में चंद्र ग्रहण हो, सूर्य राहु से ग्रसित हो, चंद्र केतु से ग्रसित हो, तो उन व्यक्तियों को परमानेंट मानसिक स्थिति डिस्टर्ब रहती है। इसलिए आज का दिन शुभ बनाने के लिए प्रत्येक भक्तजनों को मैं निवेदन करता हूँ क्योंकि इस समय के ग्रहण काल में आप सोना वर्जित है, खाना पीना वर्जित है, सब कुछ वर्जित है, केवल भजन पूजा पाठ सार्थक है। बिल्कुल, भजन करना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए। तो वही मंत्रों का जाप जो विशेष तौर पर होता है वो भी करना चाहिए। अनुपम जौली जी, आपसे समझना चाहेंगे कि इस बार जो सूर्य ग्रहण आया उसके बाद ये चंद्र ग्रहण आया, 15 दिन के आसपास का ये पूरा अंतर रहा, तो हर बार कुछ इसी तरीके से होता है या इस बार ही कुछ ज़्यादा ही विशेष? हाँ, बड़ा अच्छा प्रश्न है। देखिए, ये भौगोलिक जो हमारा जो एस्ट्रोनॉमिकली अगर हम देखें तो जब भी ग्रहण पड़ता है तो सूर्य ग्रहण सदैव अमावस्या पे पड़ता है और जो चंद्र ग्रहण है वो पूर्णिमा पे पड़ता है। हमारे यहाँ ज्योतिष में माना गया है राहु और केतु ये दो छाया ग्रह हैं। छाया ग्रह का मतलब उनका फिजिकल एक्सिस्टेंस नहीं है, वो एस्ट्रोनॉमी के दो पॉइंट्स हैं, नॉर्थ नोड और साउथ नोड। जब इनके बीच में सूर्य चंद्रमा एक सीध में आ जाते हैं, जब ये पॉइंट भी उसके बीच में होते हैं तो ग्रहण होता है। तो सीधी सी बात है कि जब डिग्री के हिसाब से हम इस चीज़ को देखते हैं ज्योतिष के अंदर, तो जो 15 दिन पहले आपके जो ये अपना अमावस्या थी तो सूर्य ग्रहण हुआ, तो ये हमारे दो पक्ष होते हैं 15-15 दिन के, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो 15 दिन बाद निश्चित रूप से मतलब पूर्णिमा आनी थी और वो पूर्णिमा पे चंद्र ग्रहण लग रहा है। ये कोई ऐसा, मैं ये कहता हूँ कि कोई विशेष जो कह रहे हैं कि 15 दिन में 2 ग्रहण पड़ना, ऐसा पास्ट में अनेकों बार हुआ है, कोई पहली बार नहीं हो रहा, अनेकों बार हुआ है क्योंकि ये सब डिग्री बेस्ड है ग्रहों की। जब ग्रह एक दूसरे की डिग्री में आते हैं, इसको थोड़ा सा और सरल कर देता हूँ। देखिए, इसको पौराणिक कथा के अंदर जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन में असुर और देवताओं का कंबाइंड मतलब एफर्ट था क्योंकि दोनों आपस में लड़ते थे, पर ये बड़ा कार्य दोनों के एक दूसरे की हेल्प के बिना नहीं हो सकता था। तो उस दौरान जब सबकी इच्छा थी कि जो कुछ निकलेगा हम बराबर बांटेंगे, तो उसमें सबसे पहले विष निकला जो कोई लेने को तैयार नहीं था। भगवान शिव ने उसे लिया, सर्पों ने उनकी हेल्प की,
पर जो अंत में जो अमृत निकला उसकी चाह थी सबको, और उस अमृत को जब बंटने लगा, क्योंकि उनके नियमावली बनी थी, तो उसमें राहु ने अपना रूप बदल के देवता बनकर उस अमृत को ले लिया। क्योंकि उसने नियम तोड़ा था तो उसको दंड भी मिला, वो अमर हो गया था। उसका जब मतलब विष्णु जी ने उसको प्रताड़ित किया, उसका गला काटा, तो वो अमर अजर था, तो उसका सिर और धड़ अलग हो गए। तो उनकी जो शिकायत लगाई, मतलब जो उसकी शिकायत लगाई थी वो सूर्य और चंद्रमा ने लगाई थी। तो ये राहु केतु सदैव सूर्य चंद्रमा से दुश्मनी करते हैं और वक्त आते ही इनको डस लेते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो सूर्य को जब ये डसते हैं तो सूर्य ग्रहण होता है, चंद्रमा को डसते हैं तो चंद्र ग्रहण होता है। तो ये 15 दिन के अंतराल में होना एक सामान्य घटना है, कोई विशेष घटना नहीं है। पास्ट में अनेकों बार हुआ है, पर हाँ, क्योंकि 15 दिन में घटा है तो 2 ग्रहण हमारे जीवन में बहुत असर करते हैं एक साथ। एक्चुअल में पृथ्वी पर जितनी भी भौगोलिक परिस्थितियां आती हैं उनमें इन ग्रहणों का असर होता है। तो जो ये ग्रहण है, पिछला तुला राशि पे पड़ा था सूर्य ग्रहण, ये ग्रहण आपके मेष राशि पे पड़ रहा है। तो जो लोग मेष राशि वाले हैं, जिनका भरणी नक्षत्र है, उन सब के लिए बड़ा कष्टकारी ये ग्रहण होने वाला है। दूसरी बात यह है कि हम देखते हैं जैसे रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, पूरे विश्व में कुछ ना कुछ घटनाएं हो रही हैं। तो हमारे ज्योतिष के अंदर एक कूर्म पृष्ठ है, उसके अंदर पूरी पृथ्वी के जो देश हैं उनकी भी राशियां हैं। तो जो भी मेष राशि से के लोग हैं, जो इंसान हैं, प्लस देशों से जो कनेक्टेड है मेष राशि, वो सब कष्ट पाने वाले हैं इस ग्रहण के अंदर। हाँ, ग्रहण फॉर एवर नहीं होता, उसका जो कष्ट है फॉर एवर नहीं होता, करीब करीब 41 दिन का हिसाब किताब रहता है। तो इस ग्रहण से 41 दिन के अंतर्गत जो भी घटनाएं घटेंगी, कुछ अनहोनी, वो इस ग्रहण का कारण बनेगी। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, ये ग्रहण भरणी नक्षत्र में बन रहा है और भरणी नक्षत्र के देवता हैं यमराज, तो वो थोड़ा सा यम से थोड़ा डर लगता है लोगों को। तो इसलिए ग्रहण किस नक्षत्र के किस देवता पे पड़ रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सब जानते हैं, हम सब ने कोरोना भुगता है। तो कोरोना दिसंबर 2019 में जब सूर्य ग्रहण पड़ा था तो मूल नक्षत्र पे पड़ा था, और मूल नक्षत्र भी नष्ट करने वाला नक्षत्र था, हमने 2 साल भुगता है। तो इसमें देवता कौन है उस पर बहुत निर्भर करता है। तो उसमें मूल के राक्षस थे और यहाँ पर यम है, तो ये थोड़ा सा कष्टकारी हो सकता है जान माल को लेकर। बिल्कुल, इस बार दिवाली पे सूर्य ग्रहण, उसके बाद देव दिवाली पर इस तरीके से चंद्र ग्रहण, तो कुछ ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं इसका? हाँ बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ कि एक तो दीपावली, देखिए दीपावली सदैव अमावस्या पे आती है, इसलिए महारात्रि कहते हैं उसे। तो मतलब साल में 12 अमावस्या आती हैं। ये रात्रि विशेष होती है दीपावली की, क्योंकि उसमें सूर्य नीच का होता है और जिस अंधेरे का जो स्वामी है शनि, उस राशि में उच्च का होता है। तो जब चंद्रमा भी अस्त होता है, सूर्य भी नीच का होता है, तो उसे महारात्रि कहते हैं। और उस समय अगर ग्रहण पड़ जाए तो वो अपने आप में एक विशेष बात है। तो मैं आप सबको एक कॉमन बात कहता हूँ, तुला राशि पे सूर्य ग्रहण पड़ा था, मेष राशि पे चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। तो जिनकी तुला राशि और मेष राशि है उनको थोड़ा सा कष्ट हो सकता है। और खासकर इस वाया वर्षा में देखें तो दाम्पत्य जीवन आज की बहुत बड़ी समस्या है। तो ये आमने सामने जो राशि पड़ रही है एक साथ, तो उसमें जो आज की डेट में जिनका जब सूर्य ग्रहण था तो उनके मेष राशि वालों के लिए दाम्पत्य जीवन के लिए कष्टकारी था। और आज अगर ये ग्रहण पड़ रहा है तो यहाँ पर कह सकते हैं कि तुला राशि वालों के लिए दाम्पत्य जीवन में थोड़ी बहुत परेशानियां आ सकती हैं। इसलिए अगर हमें पहले से पता है तो हम इसका अपनी समझदारी से निदान भी कर सकते हैं। बिल्कुल, तमाम उपाय भी होते हैं, जिस तरीके से समस्याएं आती है तो कुछ ना कुछ रास्ता भी उसका निकल ही जाता है। संजीव साहब जी, देखिए सबसे ज्यादा मेष राशि पर इसका इम्पैक्ट बताया जा रहा है कि मेष राशि वाले सबसे ज्यादा इम्पैक्टेड रहेंगे इस चंद्र ग्रहण की वजह से। तो टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं मेष राशि के लिए? जी बिल्कुल, तो हम मेष राशि वालों के लिए जो है यहाँ पे 3 कार्ड्स निकाल लेते हैं। तो जो कार्ड्स आ रहे हैं मेष राशि के लिए, बोल रहा है कि वैसे जो समय है इनका वो थोड़ा सा, मैं बोलूँगी जो इनके काम हैं वो रुक रुक के होंगे। जो यहाँ पे समय दिखा रहा है, चाहे वो फाइनेंशियल हो या उनकी घर की समस्या हो या पर्सनल लाइफ की बात करें, मैरिज की, इन सब चीज़ों में कुछ ना कुछ रुकावटें जो हैं वो आ सकती हैं इस समय। तो इनको जो खास तौर पे ध्यान रखना है, जैसे हम उपाय की बात करें, क्योंकि यहाँ कह ही रहा है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, धन जो आने वाला है वो रुक रुक के आएगा, और जो पर्सनल लाइफ, जो हमने मैरिज और रिलेशनशिप की बात करें तो उसमें भी कहीं ना कहीं कष्ट आने के चांसेस बन रहे हैं। तो आज का जो दिन है मेष राशि को खास तौर पे जो है छाया दान करनी चाहिए।
जिस तरीके से हम बोलते हैं कि आप थोड़ा सा सरसों के तेल में अपनी शक्ल देख के अपने घर के बाहर रख दीजिए ग्रहण के समय, और जब ग्रहण टल जाए उसके बाद ये जो तेल है ये आप किसी को दान में दे सकते हैं। साथ ही साथ ये जो समय है इनको दान भी देना चाहिए, जैसे कि आप चावल का दान दे सकते हैं, चीनी का दे सकते हैं, आटे का दे सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं इनको ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए मेष राशि को, क्योंकि जो ये कष्ट है, ये बहुत बड़ा जो कष्ट आने वाला है ये टल सकता है। बिल्कुल, ये बड़ा कष्ट टल सकता है अगर आप ये उपाय अपनाएंगे। घनश्याम जी, आपसे पूरी तरीके से समझना चाहेंगे कितना इम्पैक्ट किस राशि पर और किस तरीके से नेगेटिव इम्पैक्ट से बचा जा सकता है, कौन से काम हमें सूतक के दौरान करने चाहिए, कब नहीं करने चाहिए। बहुत बढ़िया प्रश्न किया आपने। सूतक के दौरान जिस प्रकार से ग्रहण में वर्जित है, वैसे ही सूतक में खाना पीना सोना वर्जित है। शेविंग नहीं बना सकते हैं, कटिंग नहीं करा सकते हैं और नाखून भी नहीं काटते हैं। करना क्या है, मानसिक मेडिटेशन करना है। सूतक काल में भी आप इसको शुभ बनाया जा सकता है। सूतक काल ऐसा नहीं होता है कोई वर्जित है, बिल्कुल। सूतक काल के अंदर दैनिक कार्य सब अपना करते रहे हैं, कर रहे हैं, करना भी चाहिए। केवल आपको खाने पीने पे सावधान रखनी है तो सूतक काल शुभ हो जाएगा। ग्रहण काल में पूजा पाठ, जप, व्रत, दान का विधान बताया गया है, सफ़ेद वस्तु का बताया गया है, व्रत पूजा पाठ का बताया गया है। लेकिन राशि पे कौन सी, क्या राशि पे कितना इफेक्ट आएगा, इसका क्या महत्व है, ये हम कह रहे हैं कि भरणी नक्षत्र के अंदर, भरणी नक्षत्र का स्वामी शुक्र होता है। अब शुक्र संबंधी जितनी भी वस्तुएं हैं पूरे वर्ल्ड में, वो ऐसी प्रभावित होगी, ऐसी उन्नति कारक ग्रह की ये राशि है, इसमें नेगेटिविटी नहीं आएगी। समस्त प्रकार के वैभवता के सामान में वृद्धि होगी। यहाँ तक कि चांदी और धातु ऐसे वृद्धि हो जाएगी, इनके भाव बढ़ जाएंगे। आज दिन तक जो पड़ी हुई थी शून्य अवस्था में कई गुना बढ़ जाएगी, जीडीपी बढ़ जाएगी। देश के लिए ये ग्रहण एक पॉजिटिविटी लेकर के आ रहा है। कुछ राशियों की बात कर रहे हैं तो मेष राशि को कुछ खराब है, दुर्घटना हो सकती है, सावधान रहें। वृषभ राशि की बात करें तो शुक्र स्वामी हैं, वृषभ राशि को मध्यम रहेगा। मिथुन राशि को तो बहुत ही उत्तम है। मिथुन राशि वाले आज से ही समझ लो कि करोड़पति बनने वाले हो तुम। और मकर राशि, मिथुन के बाद में कर्क राशि वाले वैभवता प्रदान करेंगे, लग्जरी गाड़ी घोड़े ला सकते हैं, कर्जा उतर सकता है। सिंह राशि वाले थोड़े सावधान रहें, क्योंकि सिंह राशि का स्वामी सूर्य है। सूर्य चंद्रमा ग्रसित होता है तो उनको मन में विदित होता है, इसलिए सिंह राशि को भी थोड़ा प्रभावित करेगी। कन्या राशि को भागदौड़ ज़्यादा होगी, क्योंकि वो जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा उसका बुध स्वामी होने से। तुला राशि को मध्यम बताई गई है। वृश्चिक राशि के लिए स्वामी मंगल है, मंगल ग्रसित है तो मंगल भी थोड़ा इफेक्टिव करेगा, नेगेटिविटी नहीं है, समानता रहेगी। धनु और मकर राशि के लिए भी काफ़ी सहायक होगी, अच्छी होगी, क्योंकि जुपिटर इनका स्वामी है, जुपिटर सबका गुरु होता है, इसलिए ये भी कोई नेगेटिव नहीं है। मकर राशि बहुत बढ़िया रहेगी, कुंभ राशि अति उत्तम है, मीन राशि इससे बढ़िया है। अर्थात 12 राशि को अनुकूल करने के लिए क्या करना चाहिए ग्रहण के अंदर, ग्रहा राज्यम प्रयच्छन्ति ग्रहा राज्यम हरन्ति जय, ग्रहेस्तु व्यापितम सर्वम त्रैलोक्यम सचराचरम। पूरे ब्रह्मांड में खगोलीय घटना का जो प्रभाव है इस मंत्र के जप में बताया गया है कि ग्रह राज्य अनुकूल करने के लिए एक पूजा पाठ ध्यान करना चाहिए। एक मंत्र का विशेष जप करें, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। ये नवग्रह अनुकूल हो जाएंगे। किसी भी राशि के कोर्स हॉरोस्कोप के अंदर कितना भी ग्रहण हो, कितनी भी ग्रह स्थिति खराब हो, केवल इस मंत्र का 108 जप जो इस ग्रहण काल में करेगा उसके सब शुभ हो जाएगा। शास्त्र में लिखा है, यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जैसा जैसा सोचोगे वैसा वैसा होता जाएगा। इसलिए चंद्रमा ग्रहण योग मन का राजा है, मन को ठीक कर लीजिए, पॉजिटिविटी रखिए, नेगेटिविटी को नहीं रखिए, पॉजिटिव थिंकिंग में रहिए। निश्चित रूप में ये चंद्र ग्रहण सबके लिए शुभ होगा, ये मैं निश्चित कहता हूँ, और सब भक्तजनों को आनंदमय होगा। विश्व में माहौल इतना क्रिएट हो रहा है, सब भयग्रस्त हो रहे हैं कि क्या अचानक कोरोना जैसी स्थिति बनेगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। 15 दिन में ग्रहण हो रहा। महाभारत कालीन में पहले से हुआ था तो महाभारत का युद्ध हुआ, लेकिन रूस और यूक्रेन लड़ रहा है, ये तो लड़ाई होती रहेगी। पूरा देश एक दूसरे को भड़काएंगे, आपस में लड़ेंगे, राजनेताओं में उथल पुथल होगी, भूकंप आएंगे, अग्नि ज्वालामुखी फटेगी।
तथा अनेक प्रकार के प्राकृतिक आपदाएं आएगी, लेकिन चिंता करने की बात नहीं है। भारतवर्ष एक ऐसा देश है, भक्तगण रहते हैं, तपस्या पूजा पाठ कर रहे हैं, इसलिए कोई नेगेटिविटी ज़्यादा नहीं आएगी, ऐसा हमारा मत है। बिल्कुल, इन खास मंत्रों का जाप करना होगा, क्योंकि देखिए कहते भी हैं कि जो चांद होता है वो मन का प्रतीक होता है और मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो अपना पॉजिटिव इम्पैक्ट आप रखिए, पॉजिटिव सोच रखिए और जो मंत्र पंडित जी ने बताया उनका आप जाप करिए, निश्चित तौर पर पॉजिटिव इम्पैक्ट नजर आएगा और जितने भी नेगेटिव इम्पैक्ट की हम बात करें, नेगेटिव प्रभाव की हम बात करें, वो कम होंगे। और भी जानकारी आप सभी से लेंगे और भी जानकारी हमारे दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे कि आखिर इस चंद्र ग्रहण में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन विशेष बातों का ख्याल रखना चाहिए। पर यहाँ हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। चांद पर ग्रहण है और ऐसे में इसका इम्पैक्ट आप पर क्या होगा, इसको लेकर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। सूतक भी अभी लग गया है, तो अनुपम जौली जी आपसे समझना चाहेंगे कि अगर हमने अलग अलग राशियों की बात की, अलग अलग लोगों की बात की कि किस राशि पे कितना इम्पैक्ट रहेगा, अगर पूरे भारतवर्ष की बात करें तो आने वाला समय कैसा रहेगा भारत के लिए और क्या इम्पैक्ट? अच्छा प्रश्न है, क्योंकि हम भारतवासी तो अपना सबसे पहले देखेंगे कि क्या इसका असर है। तो अच्छी बात यह है कि भारतवर्ष पे इसका अच्छा असर है। अब अच्छा असर कैसे है, भारतवर्ष को देखते कैसे है? एक्चुअली स्वतंत्र भारत की जो कुंडली है 15 अगस्त 1947 00 मतलब 14 की रात 15 की सुबह वृषभ लग्न की कुंडली है और हमारे भारत की जो राशि आती है उसके अंदर कर्क राशि आती है और कर्क राशि से 10वां ग्रहण पड़ रहा है, 10वीं राशि पे पड़ रहा है। तो तीसरा, 10वां, 11वां ग्रहण बुरा नहीं होता चंद्र ग्रहण, क्योंकि आपकी राशि से तीसरा, 7, 10वां और 11वां सदैव विजय दिलाता है। तो एक अच्छी बात यह है कि कर्क राशि से 10वां ग्रहण भारत के लिए उन्नतिदायक है और मैदनी ज्योतिष में भी 10वां घर जो है हमारे सारे कार्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, भारत की उन्नति से जुड़ा हुआ है। तो मेरे को लगता है कि किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं है भारत के संदर्भ में। तो और जहाँ तक बाकी अगर हम बात करें पूरी दुनिया के लिए, जयपुर के लिए, तो कुछ ऐसा मतलब बात चल रही थी कि मंत्र कौन से होने चाहिए। तो मंत्रों में एक मंत्र मैं देना चाहता हूँ। हमारा जयपुर नगरी जो है वो गोविंद देव जी की नगरी है, तो एक रक्षा मंत्र है और वो सबके लिए बहुत लाभदायक है। इसे हम कहते हैं द्वादश अक्षरीय मंत्र। द्वादश अक्षरीय मंत्र सुरक्षा के लिए होता है, रक्षा के लिए होता है और उसके अंदर सबसे अच्छा मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः भगवान कृष्ण विष्णु जी का मंत्र है, ये सबकी रक्षा करता है। तो जिनको भी थोड़ा सा भी चिंता है इस ग्रहण की या मन में कोई आशंका है, ये मंत्र सभी प्रकार की आशंका और भय से आपको निकाल देगा। इस मंत्र के जितने ज़्यादा जाप करोगे उतने उसके करोड़ गुना रिजल्ट मिलेंगे इस ग्रहण के अंदर। तो ग्रहण में मानसिक जाप का भी महत्व है, आप जो मंत्रों की चैंटिंग करते हैं उसका भी महत्व है। तो निश्चित रूप से ये ग्रहण कुछ देते भी हैं, ऐसा नहीं कि सब कुछ लेते हैं। तो हमारी आध्यात्मिक उन्नति इन ग्रहणों में होती है और माना जाता है ज्योतिष में जो शाबर मंत्र हैं वो तो सिद्धि ग्रहणों में होते हैं। तो जो लोग थोड़े बहुत सिद्धि से कुछ बातें जीवन में लोगों के भला करते हैं तो वो शाबर मंत्र इन्हीं दिनों में तो वो इंतजार करते हैं कि ग्रहण कब आएंगे। तो इसलिए हर चीज़ हुए की तरह नुकसानदायक नहीं होता। तो इस ग्रहण में भारत के लिए बहुत शुभ है, ऐसी मैं आशा भी करता हूँ और ऐसा ज्योतिष भी कहता है। यानी कि भारतवासी खुश हो जाइए, क्योंकि इस बार का जो चंद्र ग्रहण है वो ढेरों खुशियां लेकर आएगा। हालांकि कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट की हम बात कर रहे हैं, पर जिस तरीके से अनुपम जौली जी ने कहा कि आप मंत्रों का जाप करिए, सब कुछ पॉजिटिव होगा और पॉजिटिव सोच रख के चलिए। तो पंडित घनश्याम शर्मा जी आपसे भी समझना चाहेंगे, अगर हम प्रदेश की बात करें, राजधानी जयपुर की बात करें, तो यहाँ के क्या हाल होंगे, क्योंकि यहाँ पर भी चंद्र ग्रहण दृश्यमान रहेगा। हाँ जी, बहुत बढ़िया फर्स्ट इंडिया पे प्रश्न का उत्तर चल रहा है। आज हम ये देख रहे हैं कि चंद्र ग्रहण शाम को होने वाला है, अभी सूतक चल रहा है। अब चंद्र ग्रहण के अंदर सबको भय लग रहा है कि जयपुर शहर में या राजस्थान में क्या होगा, क्या उठापटक होगा, क्या प्रशासनिक सेवाओं में कोई दिक्कत आएगी, क्या कोई ऐसा होगा, ऐसा कुछ कम इफेक्ट आएगा। जयपुर की मकर राशि है, मकर राशि वालों को मध्यम बताया गया है। फिर गोविंद देव जी की नगरी है, जहाँ गोविंद देव जी आ जाते हैं वहाँ कुछ नहीं होता। क्यों? शास्त्रों तो पौराणिक ग्रंथ के अनुसार जब 14 रत्न प्रकट हुए थे उस समय धन्वंतरि जी भी प्रकट हुए थे अमृत कलश लेकर के औषधि युक्त। तो उन्होंने प्रथम क्या कहा था कि अच्युता अनंत गोविंद नामोच्चारण भेषजात नश्यन्ति सकल आरोगा सत्यम सत्यम वदाम्यहम। धन्वंतरि जी ने प्रकट होते कहा था कि गोविंद देव जी की नगरी में जो व्यक्ति रहते हैं वो इस मंत्र का जप करे तो उनके लिए किसी प्रकार का रोग, दोष, कष्ट, मानसिक पीड़ाएं नहीं होगी। अच्युत अनंत गोविंद के नाम के जप करने मात्र से ही
ग्रह बाधा दूर हो जाती है। चंद्रमा जिसके पीड़ित है कुंडली में, वो व्यक्ति भी इस मंत्र का 108 जप करे चंद्र ग्रहण में, तो उसके लिए शुभ माना गया है। दूसरी पौराणिक कथा कहते हैं कि जब मोहिनी रूप में भगवान विष्णु जी ने जब मोहिनी रूप बना करके देवताओं की पंक्ति में जब भगवान विष्णु जी अमृत पिला रहे थे देवताओं को, तो राहु एक बहुत समझदार था। ये राक्षस होते हुए भी इतना समझदार था कि ये छलिया है, विष्णु जी हो सकता है अपने को कुछ नहीं पिलाया, तो देव बन करके चंद्रमा और सूर्य के बीच में आके बैठ गया देव बन करके। तो तुरंत भगवान ने उनको पिला तो दिया, पिलाने के बाद तुरंत अंदर चले गया। तो चंद्रमा और सूर्य ने कहा अरे राहु है, राहु है, राहु है, ये तो राहु है सिंहिका का पुत्र। तो भगवान सुदर्शन चक्र से तुरंत उसका सिर विच्छेद कर दिया। लेकिन राहु ने कहा कि चिंता ना करो, तुम ही को ग्रसूंगा मैं, अब को नहीं छोड़ूंगा तुमको। लेकिन जब क्या हुआ, दंड कैसा मिला उसको कि मान सहित विष खाई के शंभु भयो जगदीश, बिना माने अमृत पियो तो राहु कटायो शीश। बिना मान के कहीं भी जाओ, खीर खांड भोजन मिले दुर्जन संग न जाई। इसलिए राहु की देख लो ये गति हो गई। तब पूरे ब्रह्मांड में छाया ग्रह के रूप में माना जाता है राहु को। और केतु को 2 हो गए, तो उन्होंने कहा कि समस्त ग्रहों को मैं ग्रसित करता रहूँगा। जिन जिन राशियों के मित्र है राहु केतु, उनके शुभ होगा। तो मकर राशि का स्वामी शनि है और राहु देवता उसका मित्र है। इसलिए जयपुर शहर गोविंद देव जी की नगरी में किसी प्रकार का अनिष्ट नहीं होगा। राजस्थान में भी तुला राशि है, तुला राशि का स्वामी शुक्र है और राहु उसका मित्र है। इसलिए राहु और केतु राजस्थान के लिए, जयपुर के लिए शुभ कारक होंगे, उन्नतिमय होंगे। जिन जिन की राशि ग्रसित हो रही है वो व्यक्ति भी चिंता नहीं करें, क्योंकि ये मित्र राशि का ग्रहण पड़ रहा है। एक मंत्र विशेष ओम सोम सोमाय नमः, ओम चंद्रमसे नमः है, ओम राम राहवे नमः, इन मंत्रों का 108 जप इसमें करें। एक महामंत्र और करें, क्योंकि भगवान शिव सबके महादेव है। ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। 108 जप करने मात्र से समस्त ग्रह अनुकूल हो जाते हैं, समस्त रोग नष्ट हो जाएंगे। पूरे राजस्थान और जयपुर के लिए, महाप्रदेश के लिए ये ग्रहण बहुत ही शुभ कारक रहेगा। बहुत शुभ कारक ये ग्रहण रहेगा, ऐसा कहना है पंडित घनश्याम जी का। और आपको भी इसी सोच के साथ आगे बढ़ना है। संचिता जी, देखिए मेष राशि की हमने बात की थी, उस पर इम्पैक्ट की बात की थी। अगर हम सभी राशियों की संक्षिप्त में बात करें तो कौन कौन सी राशि पर कैसे क्या इम्पैक्ट रहने वाला है इस ग्रहण का, वो भी जरा आपसे समझना चाहेंगे। और खासतौर पर क्या ध्यान रखना चाहिए कौन सी राशि के जातक को? जी बिल्कुल, तो हम सभी राशियों को के लिए हम यहाँ पे 3 कार्ड्स जो हैं यहाँ उठा लेते हैं। तो जो कार्ड्स आ रहे हैं हमारे, जैसे आप देख सकते हैं, ये हमारा बहुत ही अच्छा कार्ड होता है, द वर्ल्ड कार्ड। इस कार्ड का मतलब होता है कि जो लक है वो आपका स्ट्रॉन्ग होने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पे जो भी है थोड़ी बहुत जैसे कठिनाई भी आएंगी, आपका लक जो है, जो मुझे समझ आ रहा है यहाँ कार्ड से, जो ये ग्रहण है, जैसे हम स्टार्टिंग में मैं आपको कह रही थी कि जो नेगेटिविटी है, जो बुराइयाँ हैं, कष्ट हैं, जो भी छोटे छोटे ऑब्स्टिकल्स आपकी लाइफ में आते हैं, वो इस ग्रहण के साथ नष्ट हो जाएंगे। साथ ही साथ ये कह रहा है जो आने वाला समय है वो सारी राशियों के लिए थोड़ा पॉजिटिविटी की तरफ ही जा रहा है। जो भी नेगेटिव है वो ख़त्म हो रहा है, एक पॉजिटिविटी के साथ एक नई शुरुआत होने वाली है इस ग्रहण के बाद। साथ ही साथ मैं बोलूँगी ये जो समय है, इस समय जो है आपको जो ग्रहण की बात कर रहे हैं हम, उसमें आपको जो है घर से बाहर ज़्यादातर नहीं निकलना चाहिए। अगर आपको लगता है बहुत ज़रूरी काम है तो ही घर से बाहर निकले, वरना आप कोशिश करें घर से बाहर नहीं निकले। क्योंकि हम नेगेटिविटी की बात कर रहे हैं तो जो रेज है वो आपको नेगेटिव, थोड़ा स्ट्रेस, एंजाइटी की तरफ ले जा सकती है। तो इसी वजह से जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि आपको कुछ मंत्र का जाप करना चाहिए जिससे आपके मन में शांति रहे। क्योंकि ये जो फुल मून है, जो मून का प्रभाव है वो पूरा है, तो इसकी वजह से जो है आपको बहुत ज़्यादा मन में बोल सकते हैं कुछ ना कुछ नेगेटिव थॉट्स आ सकते हैं, परेशानी वाले थॉट्स आ सकते हैं। तो इस समय जो है कि आपको कोशिश करें कि घर से बाहर ना निकले। अगर आपको लगता है बहुत ज़रूरी काम है तो ही आप निकले। साथ ही साथ मैं बोलूँगी जो ये ग्रहण का वक्त है, इसमें कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट आपको नहीं यूज़ करना चाहिए, जैसे चाकू हो गया या नेल कटर की अभी हम बात कर रहे थे, या कैंची हो गई। तो कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट जो है, जो भी नेगेटिव चीज़ों की तरफ आपको ले जा सकता है, वो चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए।
साथ ही साथ मैं बोलूँगी जैसे आपके जो भी इष्ट देव हैं या जो भी भगवान में आप मानते हैं उनको आपको उनका ध्यान करना चाहिए। इस समय जो है आपको मंदिर में नहीं जाना है, पर आप घर में ही आप भगवान को याद कर सकते हैं। अभी आपको बहुत सारे मंत्र यहाँ बताए जा रहे हैं, पर मैं आपको एक सिंपल सा गायत्री मंत्र ही बोलूँगी कि अगर आपको कोई मंत्र याद नहीं रहता, कुछ समझ नहीं आता है, तो आप गायत्री मंत्र ही 108 बार मन में बोल सकते हैं, माला गिन सकते हैं। इससे भी आपको पॉजिटिविटी जो है वो मिलेगी, क्योंकि ये जो चंद्र ग्रहण है इसमें बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आपके आसपास है जो इस ग्रहण के साथ टल भी जाएगी। पर आपको इस समय जो है आपको खास ध्यान रखना है कि आप अपने मन को शांत रखें। यानी कि कोशिश यही करनी है कि चाहे वातावरण नेगेटिव हो रखा हो, पर आपको कोशिश यही करनी है कि मन में विचार पॉजिटिव लाना है और उसके लिए मंत्रों का जाप भी करना है। अगर कोई बड़ा मंत्र आपको याद नहीं रहता, किसी मंत्र का आप जाप नहीं कर पा रहे, तो गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र जिसको आप सिंपली 108 बार पढ़ करके अपने मन को शांत कर सकते हैं और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट कम कर सकते हैं। बिल्कुल। अनुपम जी, अब मेरा सवाल आपसे है कि बहुत कुछ कहा जा रहा है, नेगेटिव बातें भी कही जा रही है, पॉजिटिव बातें भी कही जा रही है, पर इसका जो इम्पैक्ट है वो एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट रहता है या शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट रहता है? हाँ, अच्छा प्रश्न है, क्योंकि ये एस्ट्रोनॉमी की घटनाएं हैं जो निरंतर होती रहती हैं। अपना हमारी पृथ्वी निरंतर चल रही है, दैनिक गति और उसकी सालाना गति, ग्रह अपने अपनी गति से चल रहे हैं, तो इनके परिवर्तन होते रहते हैं। तो जो ग्रहण है इसका करीब हम मानते हैं बहुत लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट नहीं होते हैं, इनके इम्पैक्ट करीब 41 दिन तक रहता है। तो क्योंकि चंद्र ग्रहण है तो चंद्र ग्रहण हरदम पूर्णिमा पे होता है, तो जो समुद्री तट वाले प्रदेश हैं वहाँ थोड़ा सा लोगों को ध्यान रखना होता है। मछुआरे भी इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि इस समय हाई टाइड्स आते हैं, तो वो सब चीज़ें एक स्वाभाविक सी है उन बातें, पर इसका 41 दिन तक हम लोग अप्रोक्सीमेटली मानते हैं, इससे ज़्यादा दूर तक इसका इम्पैक्ट नहीं होता। इस बीच थोड़ी बहुत परेशानियाँ जीवन में आ सकती हैं, यानी कि इस बीच थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत है और आपकी राशि पे जो इम्पैक्ट बताया जाता है उसको लेकर के आपको खास तौर पर सावधानी बरतनी चाहिए। मैं एक बात और बोलना चाहूँगा, मैं बीच में थोड़ा सा, क्योंकि अगर हम कहते हैं ये बुरा भी है, तो इस समय के जब तब दान उसको बहुत हद तक कम कर देते हैं। तो जिन लोगों को ऐसा लगता है कि उनकी राशि पे कष्टकारी है, जैसे मेष राशि की हम बात कर रहे हैं, तो ऐसे लोग आज के दिन चैरिटी जरूर करें। और वो चैरिटी अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं, चाहे वो चिड़ियों कबूतर को दाना ही डाल दें, किसी भूखे को भोजन करा दें, कपड़े दे दें, जो आपको उचित लगे। तो ये दान इतना ज़्यादा लाभकारी होता है, उसके भी फल बहुत कई गुना होते हैं। तो जो लोग थोड़े से भयभीत भी हैं, वो अगर आज के दिन जब तब दान करेंगे तो उनके जीवन का वो भय भी समाप्त हो जाएगा। घनश्याम जी, देखिए जब तब दान की बात की जा रही है, पर वहीं ये दान कितने बजे करें, सूतक काल में करें, सूतक के बाद करें, इसको लेकर भी आपसे समझना चाहें। बहुत बढ़िया प्रश्न किया आपने। ये सभी लोग ध्यान रखें कि सूतक काल में न दान करना है न जप करना है। ग्रहण काल में दान करना भी नहीं है, जप करना केवल। तो जब 6:19 पर सूतक और ग्रहण दोनों खत्म हो जाएंगे, तो उस समय स्नान करके और फिर मंदिर की पूजा कर सकते हो और फिर दान करने का सिलसिला चालू हो जाएगा। तीर्थ स्नान ग्रहण के अंदर बहुत विशेष महत्व है। अब तीर्थ स्नान में समस्त भक्तजन जा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, लेकिन अपन नहीं जा सकते कोई भक्तगण, तो वो केवल गंगा जल डाल करके और स्नान कर ले। ओम अच्युताय नमः, गोविंदाय नमः, नारायणाय नमः 3 बार आचमन करके स्नान कर ले, तो वो तीर्थों का फल मिल जाता है। इस समय में साधक गण, तांत्रिक जन, जिनको तंत्र मंत्र कहते हैं, वो तंत्र मंत्र कुछ नहीं होता है, केवल भक्ति होती है, पूजा होती है। पूरे वर्ष में आज जो चंद्र ग्रहण लग रहा है, साल का आखिरी चंद्र ग्रहण ऐसा चंद्र ग्रहण है, जो व्यक्ति सावधान होकर के अगर पूजा में बैठ गया, हवन चलता रहे, मंत्र जप करते रहें, तो उसके पूरे कई सालों के जो समस्त पाप हो नष्ट हो जाएंगे। ज्ञानी नाम चेतांसी देवी भगवती सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। सप्तशती में सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का जो पाठ करेगा, हवन करेगा, जप करेगा, दान करेगा, उसके समस्त बाधाएं नष्ट हो जाएगी। लेकिन दान केवल ग्रहण के बाद ही करे, पूजा भी ग्रहण के बाद करे, 6:19 के बाद। उसके बाद आप दान पूजा पाठ खूब करिए, चैरिटी में खूब दीजिए पैसे, ब्राह्मणों को भोजन करवाइए और डोनेशन दीजिए सबको, ताकि उनको
आपके ग्रह ठीक हो जाएं, क्योंकि ग्रह राज्यम प्रयच्छन्ति, ग्रह राज्य प्रदान करते हैं। ग्रह राज्यम हरन्ति च, ग्रह राज्य का हरण करते हैं। ग्रहस्तु व्यापितम सर्वम त्रैलोक्यम सचराचरम, पूरे ब्रह्मांड में ग्रहों को आधिपत्य होने की वजह से हम ग्रहों से डरे नहीं। दान पुण्य करो, जप करो, पूजा पाठ करो। और ये सावधानी बताई गई है कि ग्रहण काल में कुछ नहीं करना, पूजा पाठ करना है, और सूतक काल में भी कोई दान नहीं करना, केवल 6:19 के बाद ही दान करना है। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति करेगा, तीर्थ में स्नान करेगा, दान पूजा पाठ करेगा, मैं कहता हूँ कि उसके जीवन में चंद्रमा इतना प्रभावित हो जाएगा कि वो इतना काम करने लगेगा, पॉजिटिविटी आ जाएगी, उसके रोग नष्ट हो जाएंगे, उसके ग्रह बाधा दूर हो जाएगी। जन्म पत्री में जैसे भी ग्रह बैठे हो, चंद्रमा पीड़ित हो, वो भी शुभ हो जाएगा, ऐसा शास्त्रोक्त प्रमाण है। शास्त्रों में प्रमाण है। और आपको भी इस बात का खास तौर पर ध्यान रखना होगा कि अगर आप कुछ भी दान करना चाहते हैं तो उस दौरान ना करें जब ग्रहण लगा हुआ है, जब सूतक चल रहा हो। ग्रहण खत्म होने के बाद स्नान कीजिए और उसके बाद ही दान पुण्य का काम आप कीजिए। संजीता जी, अब मेरा सवाल आपसे है कि पूजा पाठ की बात हम लगातार कर रहे हैं, मंदिरों के पट भी बंद रहते हैं, तो ऐसे में जो भक्तगण हैं जो कहीं बाहर हैं तो उनको किस बात का ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि कई लोग हैं जिनको ऑफिस भी जाना होगा, सूतक भी लग रहा है, तो किस तरीके से वो अपना बचाव इस चंद्र ग्रहण के दौरान करें? जी बिल्कुल, क्योंकि आज के जो ज़माने की हम बात करते हैं तो हर कोई वर्किंग है, चाहे वो बड़े हो या बच्चे हो, सब घर से बाहर किसी ना किसी ज़रूरी काम से जाना ही पड़ता है। तो इस समय जो है कि जो आपका मेन जो ग्रहण का समय है जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो उस समय आप कोशिश करें कि आप अंदर रहें, इंडोर्स रहें, चाहे वो गाड़ी के अंदर ही हो या कहीं आप ऑफिस में तो ऑफिस के अंदर ही रहें, या कहीं आप कोशिश करें कि आप इंडोर्स के अंदर ही रहें। और ये जो समय है इसके बाद, क्योंकि आप काम पे जा रहे हैं, तो आप इसके बाद जब घर पहुँचे तो जैसे अभी पंडित जी ने भी बताया कि आप नहा धो के एक बार घर की थोड़ी सी सफाई कर लें। क्योंकि क्या होता है जब हम नेगेटिविटी की बात कर रहे हैं, क्या मान लो एक तरीके से जो उसकी रेज है वो आपके घरों में चली गई है, पर आप ऑफिस में, तो अब घर आए, थोड़ा सा घर की सफाई करें, नहा धो के फिर फ्रेश खाना बना के ही खाएं। ये मत सोचिए कि हमने भोजन जो सुबह बना रखा था वही हम खा लेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो रेज़ है वो उसमें भी जाती है। अगर आपको वही खाना है तो आप कोशिश करें कि उसमें तुलसी का पत्ता रख के जाएँ ऑफिस जब आप जा रहे हैं, कि आप आके उसको खा सकें। पर मैं यही बोलूँगी कि बेस्ट यही रहता है कि जब हम आए तो एक नई शुरुआत करते हुए थोड़ा घर की सफाई करें, नहा धो के फिर आप कोई खाना बनाएं, या जो आप दान करना चाहते हैं तो वो भी करने का जो समय है वो उस जो आपका ग्रहण के बाद का समय जो है, जब आप घर से ऑफिस पहुंच चुके हैं तो उसके बाद ही आप अपना जो काम है वो शुरू करें, कि घर आके बिल्कुल, यानी कि खुद को भी स्नान करना है, घर को भी साफ करना है। अब घनश्याम जी, मेरा एक सवाल है, संक्षिप्त में इसका जवाब मैं आपसे चाहूंगी कि गर्भवती महिलाओं को क्या खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए? बहुत बढ़िया प्रश्न किया। समस्त जन जितने भी गर्भवती महिलाएं हैं वो केवल घर के अंदर रहे, बाहर नहीं निकले, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करना है। क्योंकि ध्रुव जी ने अंदर ही सब सीख लिया था, भक्त प्रहलाद ने, अर्जुन जी ने, अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु ने, गर्भ के अंदर जो तपस्या भक्ति पूजा पाठ करोगे उसका इफेक्ट बच्चे पाएगा। इसलिए चाकू छुरा ये तो बता दिए कि उसको नहीं छेड़ना है, कोई छिलाई नहीं करनी है, तो वर्जित है ही, लेकिन वो केवल ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 अक्षर मंत्र पुनि जप ही सहित अनुराग। इस 12 अक्षर मंत्र मानी 12 अक्षर का मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। केवल ध्यान करके जप करती रहे तो उस आने वाली व्यक्ति को जो जातक आएगा आपके भक्तगण बन के आएगा और समस्त विश्व में उद्धार करेगा। भक्त दुष्ट नहीं हो सकता, इसलिए ऐसी व्यवस्थाएं गर्भवती महिलाएं करें, और चंद्रमा को भूल के नहीं देखे, बाहर नहीं निकले, पानी नहीं पीना कभी भी। ये जो 42 मिनट का है राजस्थान में, 42 मिनट का ग्रहण रहेगा, इसमें पानी वानी वर्जित है, खाना पीना वर्जित है। बिल्कुल, इनका खास तौर पे मतलब ध्यान रखना पड़ेगा, और गर्भवती महिलाओं को खास तौर पर। अनुपम जी, संक्षिप्त में एक सवाल का जवाब आपसे चाहूंगी, क्योंकि देखिए कई होंगी महिलाएं जिनके आज प्रसव होगा, तो बच्चे भी होंगे, तो उन पर क्या इम्पैक्ट, संक्षिप्त में इसका जवाब। हाँ, ये अच्छा प्रश्न है। और जहाँ तक हमारे पंचांग में भी निर्देश दिया हुआ है कि जो भोजन का जहाँ तक सवाल है वो बूढ़े लोग, बीमार लोग, गर्भवती महिला खा सकती हैं, परंतु जो ग्रहण का जो प्रॉपर काल है, जैसे हमारे यहाँ पर ग्रहण का काल है चंद्रोदय से शुरू होगा, तो चंद्रोदय 5:40 के आसपास से 6:19 के बीच में बस उसको अवॉइड करना। उसके अलावा गर्भवती महिलाएं खा सकती है, क्योंकि उनको जरूरत होती है।
क्योंकि वो दो जीव है। दूसरा बात आपने कहा कि इस समय अगर किसी का प्रसव होता है, बच्चे का जन्म होता है, तो उसके लिए भी मैं एक अच्छा सा उपाय देता हूँ। एक्चुअल में ग्रहण काल में अगर बच्चे का जन्म होता है तो वो ग्रहण काल का जो योग है वो उसकी कुंडली में होता है, जिसको हम पितृदोष से भी जोड़ते हैं। तो उपाय बहुत अच्छा दे रहा हूँ मैं। बच्चे के जन्म के उपरांत कांसे की थाली को बजाएं और उसकी खुशी के लिए गुड़ बांटें। ये उपाय सदियों से चलता आ रहा है, पर इस ग्रहण काल में अगर किसी का जन्म हो जाए तो इस उपाय से उसके दोष को बहुत हद तक कम किया जा सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया संचिता जी आपका, घनश्याम जी आपका, और अनुपम जोली जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ग्रहण के लेकर के जो नेगेटिव एनवायरनमेंट बना हुआ था उसको कम करने के लिए, लोगों तक एक पॉजिटिव मैसेज पहुंचाने के लिए आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही, और खबरों के लिए आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।